क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी एक आवाज, आपका एक वोट देश की तकदीर बदल सकता है? नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही जरूरी और चर्चित मुद्दे पर बात करेंगे। आपने देखा होगा चारों तरफ एक ही नाम की चर्चा है, नरेंद्र मोदी। हाँ, वही हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर। लेकिन क्या सब कुछ जो चमक रहा है वो सोना है? आज हम इस पर एक नई नजर डालेंगे और साथ ही ध्रुव राठी के हाल ही में वायरल हुए वीडियो की बात करेंगे, जिसमें उन्होंने इंडिया को एक डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ते हुए बताया है। ध्रुव राठी, जिन्होंने हाल ही में एक वीडियो डाला था जिसमें उन्होंने भारत को एक डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ते हुए दिखाया है, उसका एनालिसिस आज हमारे डिस्कशन का मुख्य हिस्सा होगा। उन्होंने कई मुद्दे उठाए हैं, जैसे कि राजनीति में विरोधियों पर दमन, मीडिया पे नियंत्रण और सिविल लिबर्टीज का हनन। लेकिन यदि ध्रुव राठी सही है तो फिर भी नरेंद्र मोदी जी का दोबारा पीएम बनने का अनुमान इतना मजबूत क्यों है? आज का हमारा वीडियो 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहले हिस्से में हम नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता और उनके विरोधियों के आरोपों पर बात करेंगे। दूसरे हिस्से में हम ध्रुव राठी के वीडियो और उसमें किए गए दावों को विश्लेषण करेंगे। और अंत में हम बात करेंगे कैसे नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड जैसे इनिशिएटिव्स युवाओं को प्रभावित कर सकते हैं, और क्या वाकई में हमारे पास नरेंद्र मोदी जी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से। भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसकी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दिशा तय की जा रही है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने कई उन्नति की है, लेकिन कुछ आरोप ऐसे भी लगाए गए हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, क्या ये उन्नति काल्पनिक है या फिर इसमें कुछ सच्चाई भी है। कुछ महीने पहले भारत के कई हिस्सों पर राइट्स एक्टिविस्ट और अपोजिशन लीडर्स के घर पर रेड की गई थी। क्रिटिक्स का कहना था कि ये मोदी सरकार के द्वारा उनकी आवाज को दबाने का तरीका है, लेकिन सरकार का कहना था कि ये सब कुछ कानूनी प्रक्रिया के तहत किया गया है। ये रेड्स नए नहीं हैं। पिछले कुछ सालों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां विरोधियों को निशाना बनाया गया है। लेकिन क्या ये सब डेमोक्रेसी के लिए सही है? क्या ये सब केवल राजनीतिक प्रतिशोध है? दोस्तों, एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है, अगर इतने सारे आरोप लग रहे हैं तो फिर भी नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता में कमी क्यों नहीं आई? क्या ये उनकी राजनीतिक समझ का नतीजा है, या फिर दिखता है कि भारत की जनता उन पर भी अंधविश्वास करती है? हमारे समाज में एक पोलराइजेशन देखने को मिल रहा है। एक तरफ लोग नरेंद्र मोदी जी को एक महान नेता मानते हैं जो देश को आगे बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ कुछ लोग उनके डिसीजंस और पॉलिसीज पर सवाल उठा रहे हैं और मानते हैं देश को बांटा जा रहा है। तो क्या सच में भारत एक पोलिस स्टेट बन रहा है और ध्रुव राठी के एलिगेशंस में सच्चाई है? अब हम बात करेंगे ध्रुव राठी के वायरल वीडियो और उसमें उठाए गए कई गंभीर आरोपों पर। ध्रुव ने अपने वीडियो में नरेंद्र मोदी सरकार पर कई आरोप लगाए हैं, जैसे कि डेमोक्रेसी को कमजोर करना, मीडिया पर नियंत्रण और विरोधी आवाजों पर चुप करना। आइए इन आरोपों पर गहराई से समझ लेते हैं। पहला आरोप है कि मोदी सरकार ने अपोजिशन लीडर्स और क्रिटिक्स पर सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसीज के जरिए रेड्स करवाई गई है, जो कि एक तरह से उनकी आवाज को दबाने का प्रयास है। ये बात तो साफ है कि जब भी किसी सरकार पर आलोचना होती है तो उनका असर पॉपुलैरिटी पर पड़ता है, लेकिन यदि आलोचना करने वाले ही चुप कर दिए जाए तो फिर डेमोक्रेसी का क्या अर्थ रह जाता है। दूसरी बात, मीडिया पर नियंत्रण। आज के समय में मीडिया हमारी आवाज है, हमारी सोच का आईना है, मगर मीडिया सिर्फ एक पक्ष की बात करेंगे तो समाज में असलियत का पता कैसे चलेगा? ध्रुव राठी के अनुसार मोदी सरकार ने मीडिया आउटलेट्स पर दबाव बनाकर उन्हें एक तरह से रिपोर्टिंग करने के लिए मजबूर किया है। ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि अगर मीडिया ही बायस्ड हो जाए तो फिर सच्चाई का पता लगाना और भी मुश्किल हो जाता है। दिन रात 2400 घंटे सिर्फ सरकार की तारीफ करी जाती है, रूलिंग पार्टी की तारीफ करी जाती है, उन्हीं की ही चीजें सुनाई जाती हैं। देश की हर माँ ये चाहती है कि उसका बेटा प्रधानमंत्री मोदी जैसा बने और हर बेटा भी खुद को नरेंद्र मोदी से जोड़कर
देखना चाहता है। मोदी जी के पास हर चीज का सॉल्यूशन है। पीएम मोदी जैसा कोई नहीं। मोदी ने न्यू इंडिया बनाया है। पीएम नंबर 1। तीसरा और सबसे गंभीर आरोप है सिविल लिबर्टीज का हनन। भारत एक ऐसा देश है जहां विविधता में एकता देखी जाती है। हर व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है, लेकिन क्या होता है जब सरकार अपने क्रिटिक्स को चुप कराने के लिए ड्रैकोनियन लॉज का यूज करती है? क्या हम तब भी कह सकते हैं कि हम एक स्वतंत्र देश है? अब ये सवाल उठता है कि अगर ये सब सच है तो फिर नरेंद्र मोदी जी को फिर से पीएम बनने का पूरा चांस क्यों है? इसका जवाब शायद ये है कि पॉलिटिक्स में परसेप्शन सब कुछ होता है, और कहीं ना कहीं मोदी जी और उनकी पार्टी बीजेपी ने अपने आप को ऐसे एस्टैब्लिश किया है कि लोग उन्हें एकमात्र विकल्प के रूप में देखते हैं। लेकिन क्या सच में और कोई विकल्प नहीं है? क्या भारत में नेताओं की कमी है, या फिर हम में अपनी सोच बदलने की जरूरत है? इस समय नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड जैसे इनिशिएटिव्स को लेकर भी कुछ सवाल उठ रहे हैं। और फिलहाल कंफ्यूज्ड हूँ, लक्षद्वीप जाऊं या द्वारका? क्या ये अवार्ड्स यूथ को एक खास दिशा में ले जाने का एक जरिया बन रहे हैं? क्या ये सच में क्रिएटिविटी को बढ़ावा दे रहे हैं, या फिर एक तरह से यूथ को मैनिपुलेट कर रहे हैं? दोस्तों, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर विचार करना जरूरी है। हम सबको मिलकर सोचना होगा कि क्या हम अपने देश को एक ऐसे भविष्य की तरफ ले जाना चाहते हैं जहां सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दे, या फिर एक ऐसे भविष्य की तरफ जहां हर किसी के आवाज को बराबर का महत्व दिया जाए। अच्छा, आपने कभी गौर किया है मंदिरों पर सरकार के कंट्रोल पर? सोचो, अगर क्लास में एक ही बच्चे को टीचर बार बार डांट दे तो वो बच्चा परेशान तो होगा ना। वैसे ही कुछ हिंदू सोच रहे हैं कि बाकी धर्मों के स्थल को आजाद है, तो फिर सिर्फ हिंदू मंदिरों पर सरकार का कब्जा क्यों है? जब ड्रैकोनियन यानी सख्त कानून की बात आती है तो एक एग्जाम्पल है जिसको कहते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। इसका यूज करके सरकार ने कई एनजीओ और सोशल काम करने वालों पर पाबंदी लगाई गई है। क्या यह सोचने वाली बात है कि क्या सिर्फ एक ही तरह के लोगों को टारगेट करना ठीक है? अब बात करते हैं बीजेपी वॉशिंग मशीन की। ये मजाक उड़ाया जाता है जबकि कोई राजनीतिक लीडर बीजेपी में जाता है तो मानो उसके सारे पुराने मामले धुल जाते हैं। ये दिखाता है कि किस तरह राजनीति में लोगों के इतिहास बदल दिए जाते हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर की बात करें तो वहाँ 36 माताज है जो सरकार ने लोगों के हाथ में है, और अब ये माताज मंदिर के रिचुअल्स में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि पैसा नहीं है। सोचो, मंदिर चलाने के लिए पैसा कितना जरूरी है, लेकिन जब पैसा सरकार के हाथ में हो तो मंदिर अपना काम कैसे करेगा? क्या सच में नरेंद्र मोदी जी के अलावा कोई विकल्प नहीं है? क्या अपोजिशन इतनी कमजोर है कि उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट ही नहीं है? दोस्तों, इसका जवाब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, अपोजिशन में एकता की कमी है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि विकल्प नहीं है। उन्हें सही तरीके से प्रेजेंट नहीं किया जा रहा है, या फिर जनता उन्हें सही तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। और यहाँ पर आता है यूथ का रोल। भारत की आधी आबादी यंग है, और ये यंग इंडिया कैसे अपने फ्यूचर को शेप करना चाहता है, ये जरूरी है। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड जैसे इनिशिएटिव से यूथ को एनकरेज किया जा रहा है, लेकिन जरूरी है कि यूथ अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग को ना खोए, क्वेश्चन करे, सोचे और फिर डिसाइड करे। क्यों ना हम एक ऐसे भारत की कल्पना करें जहां हर आवाज को सुना जाए, चाहे वो सरकार से इत्तेफाक रखती हो या नहीं, जहां डेमोक्रेसी सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक प्रैक्टिस हो। तो क्या 2024 के इलेक्शन में कुछ बदलेगा? क्या हम एक नए और बेहतर भारत की उम्मीद कर सकते हैं? दोस्तों, ये सब आप पर डिपेंड करता है। आपकी सोच, आपका वोट, आपका फ्यूचर। तो इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन डिस्कशन यही खत्म नहीं होता। कमेंट्स में अपने विचार जरूर शेयर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू हमारे साथ रहने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।